नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में इस बार मतदान कम हुआ है, जो कि निर्वाचन आयोग के साथ राजनीतिक दलों और डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के उन मंत्रियों के सामने भी परेशानी का सबब बन गया है जिनके क्षेत्र में कम मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चारों चरणों में उम्मीद के मुताबिक मतदान नहीं हुआ है। ऐसे में उन मंत्रियों के सामने ज्यादा चुनौती है जिनके क्षेत्र में कम मतदान हुआ है या फिर जिनके क्षेत्र में मतदाताओं का चुनाव को लेकर रुझान बहुत कम रहा है। मंत्री नागर सिंह चौहान के क्षेत्र में 4% तक कम मतदान हुआ, तो मंत्री चैतन्य कश्यप के क्षेत्र में 2% मतदान कम रहा। निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि अमित शाह वोट फार्मूले पर 30 में से 9 मंत्री खरे नहीं उतरे हैं। वहीं जो 6 मंत्री हैं वो बाउंड्री लाइन पर हैं और सिर्फ 15 मंत्री ही अमित शाह के फार्मूले पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिलाष खांडेकर हमारे साथ मौजूद हैं, कुलभूषण सक्सेना जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहता है मध्य प्रदेश और क्या कहता है लोकसभा चुनाव में देश। अभिलाष खांडेकर वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिलाष जी, मध्य प्रदेश की तो चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार हम चर्चा देश की भी कर लेते हैं, क्योंकि देश में जो चुनाव हो रहा है वो अब नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बात बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार से हट गई है और बात अंततः हमने 14 में भी देखा, 19 में भी देखा और हम 24 में भी देख रहे हैं, बात पाकिस्तान पर आकर टिक गई है, बात हिंदू और मुस्लिम पर आकर टिक गई है। तमाम सारे बयानों में इन्हीं बात का जिक्र हो गया है और बात यह भी हो गई है, आपने पुराना बयान भी सुना होगा कि अगर हिंदुस्तान में बीजेपी हारती है तो फिर पाकिस्तान में दीपावली मनाई जाएगी। वही बात, वही बयान निकल कर आ रहे हैं। आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 2024 का जो परिणाम आएगा मध्य प्रदेश के साथ साथ बहुत सारे राज्यों में भी इसका असर पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी जीते या फिर बीजेपी कमजोर पड़े। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभी थोड़ी देर पहले ही व्हाट्सएप आया कि भारत को हारना है, ये अमेरिका भी चाहता है, रशिया चाहता है, चीन है, पाकिस्तान है। तो ये नैरेटिव्स बिल्ड किए जा रहे हैं और ये बिल्ड किए जाने के पीछे का उसका उद्देश्य ये है कि ये चुनाव जो बिना लहर का चल रहा है वो उठ जाए और फिर घूम फिर के उसी चीज पर आ जाए जैसा 2019 में हुआ था। हम ये देखना चाह रहे थे कि विकसित भारत के आसपास इर्द गिर्द चुनाव होगा, लेकिन विकसित भारत के आसपास तो बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है मंगलसूत्र की, बात हो रही है कि मैं हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, फिर ये बात हो रही है कि नहीं मुसलमानों को पहला अधिकार होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कांग्रेस ने कब कहा। सो मूल बात यह है कि यदि जल जीवन मिशन शुरू हुआ है या सड़कें अच्छी बनी है या कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदलने की बात है, तो उसको जोर शोर से लोग नहीं कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी घूम फिर के वही हिंदू मुसलमान के आसपास आ रही है, जो बहुत ही दुखद है। क्योंकि हम एक तरफ कहना चाह रहे हैं हम विश्वगुरु बनना चाह रहे हैं, हम तीसरी इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम विश्व में एक अलग सा स्थान बना। तो क्या विश्व के चुनाव ऐसे लड़े जाते हैं कि जहां पर हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और हमारे प्रजातंत्र को ही हम बहुत कमजोर कर देंगे? और खुद प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं, यह देखकर बड़ा दुख होता है। आपने पढ़ा होगा सारे अखबारों में, देश के कल हेडलाइन थी कि मैंने तो कभी हिंदू मुस्लिम किया नहीं, और सबके सब लोग कह रहे हैं, कार्टून चल रहा है बड़ी तेजी से कि एक ENT स्पेशलिस्ट के पास एक व्यक्ति जाता है कि साहब मेरे कान खराब तो नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम तो कभी करता नहीं हूं। तो वो व्यक्ति ये बोल रहा है कि साहब मैंने कहीं गलत तो नहीं सुन लिया। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा देश इर्द गिर्द इसी के देख रहा है कि विकास और जो भाजपा की गारंटी या मोदी की गारंटी या उनका जो घोषणा पत्र था उस पर बात ही नहीं हो रही है। कुलभूषण, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन आपके आसपास बहुत अंधेरा है, आपकी शक्ल नहीं दिख रही है। उजाला आ जाएगा, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। अभिलाष जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिलाष जी, एक चीज़ जिसका हमने जिक्र किया है, जो चर्चा रखी गई है, एक नीरसता है, मतदाताओं में एक नीरसता है
और वो नीरसता इस बात को लेकर है, हमने पहले और दूसरे चरण में भी इस बात का जिक्र किया कि मतदान को लेकर उत्साह लोगों में नहीं है। इसलिए इस बात को लेकर मंथन हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे नागपुर और नागपुर में जाकर उन्होंने संकेत दिए। उसके बाद ये कहा कि शुरू में संघ उतना उत्साहित नहीं था, बाद में फिर 2 चरण के बाद संघ उत्साहित हुआ और उसके बाद फिर वो काम पर लगा मतदाताओं को वोट दिलाने के लिए। इस तरह की बातें भी निकल कर आई। लेकिन आखिर कारण क्या है? अगर निराशा है, मतदान को लेकर उत्साह नहीं है, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं और हमको विश्वगुरु बनना है, हम चांद पर भी पहुंच गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम किया है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं और देश आने वाले समय में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो और ज्यादा उत्साह होना चाहिए लोगों में, लेकिन उतना उत्साह क्यों नहीं है? ये बिल्कुल बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है ये, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग अलग अलग स्कीम्स जारी कर रहा है। मध्य प्रदेश में तो हीरे की अंगूठी देने की बात हुई, कुछ लोगों को मिली भी। तो ये निरस्ता या लोगों को जो निराशा आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे राजनीति हम टेलीविजन पर, अखबारों में, अलग अलग जगह समाज में देख रहे हैं। हम कला के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्यावरण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम खेलों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और लोगों ने ये देखा है कि 10 साल के बाद में भी अभी हम यदि 2014 की ही बात कर रहे हैं तो लोगों को निश्चित रूप से इसके बारे में बहुत नाराजगी भी हो रही है और लोगों को लग रहा है कि अब इस चुनाव में हम क्या करें। आप महाराष्ट्र की स्थिति देख लें, आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लें, मध्य प्रदेश में आप यदि इंदौर की स्थिति देख लें, तो लोगों को लगता है कि ये निरस्ता इसलिए आ रही है कि हम पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा समाज में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में राजनीति जो है वो एक अंग होता है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि राजनीति बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 24 घंटे राजनीति के ऊपर नहीं जीना चाहते हैं जी। और उसमें भी लग रहा है कि लोग कहते हैं कि छोड़िए राजनीति, जो भी हो रहा है हमारा तो कोई भला हो नहीं रहा है। टैक्सेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं, अत्याचार महिलाओं के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह को किसी भी तरीके की भाजपा उसको कड़ी सजा नहीं दे पा रही है, या समाज में जो बेरोजगारी या बाकी मुद्दे हैं उनका सॉल्यूशन कोई दे नहीं रहा है। तो ऐसी राजनीति किस काम की? ये मेरे मन में भी विचार आते हैं कि समाज क्या सोच रहा होगा कि हम 24 घंटे भाषण 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 हर नेताओं के सुन रहे हैं और हमारे जीवन में कोई भी बदल नहीं आ रहा है। तो शायद ये भी एक उसका कारण हो सकता है। और यदि आप देखते होंगे तो तापमान का भी एक वो होगा, इस बार शादियां भी बहुत ही अलग अलग जगह पर, उसका भी एक इशू होगा। नहीं, मुझे लगता है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव हर बार इसी मौसम में होता है और तापमान भी करीब करीब उसी के इर्द गिर्द रहता है और इसी मौसम में शादियां भी होती हैं, तो ये कारण नहीं हो सकता मतदान कम होने का। निश्चित तौर पर हम जिस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं वो एक कारण रहा होगा। याद आ रहा है मेरे को कि युवाओं ने इस बार वोटों के प्रति, जो आपने देखा होगा, करीब 38-39% लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं। तो उनमें भी जो उदासीनता आई है, क्या ये रोजगार से संबंधित है? क्या ऐसा लग रहा है कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है या हमारा शिक्षा का जो स्तर है उसको लेके युवा बहुत चिंतित है और वो सोच रहे हैं कि राजनीति बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ेगी तो हमारा वोट देने में कोई मतलब नहीं है। ये भी कुछ कारण सोशियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, समाज विज्ञानी बोल रहे हैं। तो हो सकता है क्योंकि पूरे देश में ये चिंता का विषय बना हुआ है कि पहली बार मतदान करने वाले लोगों ने इतना कम मतदान या रजिस्ट्रेशन क्यों किया, चिंता का विषय। कुलभूषण हमारे साथ मौजूद हैं। कुलभूषण, एक युवाओं की बात कर रहा हूं। जी, कुलभूषण से हम चर्चा करते हैं। कुलभूषण, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि खुद हमेशा एक बैठक हुई थी, उस बैठक में इस तरह की चर्चा निकल कर आई थी, किसी ने पुष्टि तो नहीं की है लेकिन चर्चा निकल कर आई थी कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में मतदान कम होगा उनके बारे में पार्टी विचार करेगी। हो सकता है कि उन्हें मंत्रिमंडल से भी बाहर किया जा सकता है, क्योंकि जितनी प्रमुखता से वो जीत कर आए हैं, 163 सीटें मिली हैं, कई ऐसे लोग जिनकी उम्मीद नहीं थी वो भी जीत कर आ गए। फिर लोकसभा चुनाव में क्या कारण है कि लोग अपने घर से वोट डालने के लिए ही नहीं निकले हैं। और जितने 2019 में कई सारे सांसद ऐसे थे जो अच्छे वोटों से जीते, क्या वो बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं, बहुत कम वोटों से जीत रहे हैं, या हार जीत का मार्जिन बहुत कम होगा? इसको लेकर यह चर्चा की जा रही कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं कि संगठन के बोलने के बावजूद, सत्ता के बोलने के बावजूद भी वो लोगों को घर से नहीं निकाल पाए
और वोट नहीं डल पाए। तो क्या यह माना जाए कि इस पूरे मंत्रिमंडल में 10 से 12 मंत्री एकदम निशाने पर हैं केंद्रीय नेतृत्व के, और आने वाले समय में उन पर गाज गिर सकती है, क्योंकि सरकार इतने बहुमत से 163 सीटों के साथ, और तुरंत अगर 4 महीने बाद चुनाव होते हैं तो एक निराशा का माहौल बन जाता है। वो क्या है? बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि अमित शाह क्या वाकई में 9 मंत्रियों पर कार्रवाई करेंगे, और जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो विधायक हो या अन्य नेता, या उनको उपहार के तौर पे क्या दिया जाएगा। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा जब अमित शाह भोपाल पहुंचे थे तो बंद कमरे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और लोकसभा प्रभारी मौजूद थे। जो पहले चरण का मतदान हुआ, और इस पहले चरण के मतदान में जो वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं, जो संगठन और सरकार में बैठे मंत्री हैं, विधायक हैं, या फिर बड़े पद में बैठे जो नेता हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी धड़कनें वो काफी तेज होती नजर आई। क्यों? क्योंकि 2014 के बाद 2019 में वोटिंग परसेंटेज में 10% उछाल हुआ था, लेकिन 2019 के बाद जब हमने 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया तो कहीं ना कहीं ये वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा। ये वोटिंग परसेंटेज कम क्यों रहा? हमने इस विषय पर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से भी बातचीत की, हमने राजनीतिक दलों से भी चर्चा की, आम जनता से भी चर्चा की। तो उनका साफ तौर पे यही कहना था, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में धूप नहीं थी, तापमान नहीं था, या 2014 या उसके पहले के इलेक्शन में जो सूरज देवता है, क्या वो अपनी तपिश दिखाते हुए नजर नहीं आते थे? अब तो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जो सुविधाएं देते हैं, मतदान केंद्र में आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था की जाती है, व्हील चेयर की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी मतदाता अपने घरों से बाहर नहीं निकले। इस विषय पर हमने आम जनता की नब्ज टटोली, तो आम जनता का यह कहना है कि कहीं ना कहीं वो राजनेताओं से दुखी है। क्यों दुखी है? प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आप कांग्रेस के नेताओं को तोड़ो और बीजेपी में शामिल करो। तो उनका यही कहना है, हमें नेताओं पर विश्वास नहीं है। हम रात को देखते हैं कि एक नेता कांग्रेस पार्टी में, सुबह होते होते टीवी चैनल में हम देखते हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो जाता। तो 3 महीने में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे की एक यही वजह है, इसलिए मतदाता अपने घरों से बाहर नहीं निकला। जब हमने दूसरे लोगों से चर्चा की तो उनका यह कहना है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे रोजगार की बात हो, किसान की बात हो, महिलाओं की बात हो, वो मुद्दे इस चुनाव से कहीं ना कहीं दूर रहे। इस चुनाव में किन मुद्दों पर चर्चा हुई? मंगलसूत्र पर चर्चा हुई है, मांस पर चर्चा हुई है, मछली पर चर्चा हुई है, ऐसे तमाम वो मुद्दों पर चर्चा हुई है जिनका जनहित से कोई लेना देना नहीं। अब हम बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में लाडली बहना ने जो अपना असर दिखाया था, लेकिन मात्र 3 महीने में ही वो लाडली बहना अपने घरों से बाहर नहीं निकली। 12% मतदान प्रतिशत जो है महिलाओं का कम हुआ है। इसके पीछे का क्या कारण है? अब हालांकि अमित शाह ने वार्निंग दे दी है, मंत्रियों को हटाने की बात कही है, अब अमित शाह अपनी बात पर कितना अमल करेंगे ये तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया करेंगे कुलभूषण आपका, शुक्रिया करेंगे कुलभूषण, आपकी रिपोर्ट थी, आपने विस्तार से हमें समझाई। अभिलाष खांडेकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभिलाष जी, कई ऐसी जगह हैं मध्य प्रदेश में, कई ऐसी लोकसभा सीट हैं जहां मतदान 5 और 6% तक कम है। चाहे वो रीवा की बात कर लो, रीवा में तो खुद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला वहां से मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वहां पर 6% के आसपास का मतदान कम हुआ है। इसके बाद अगर आप चर्चा कर लें तो वही स्थिति इंदौर की है। इंदौर को तो आप बहुत भलीभांति तरीके से समझते हैं, वहां भी 5% के आसपास मतदान कम हुआ है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर खुद कैबिनेट मंत्री हैं, लोकप्रिय मंत्री हैं, गोविंद सिंह राजपूत है, 3% से ज्यादा का मतदान वहां पर कम हुआ है। ये जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी और एक उम्मीद के साथ कि भाई चलिए इनको मंत्रिमंडल में लेंगे, यहां के लोग उत्साह के साथ रहेंगे और उत्साह के साथ यहां पर मतदाताओं में होगा, वो एक तरह से जो समीकरण था, वो गुणा भाग था, वो कम हो गया। यही स्थिति विदिशा में रही, करीब 6% तक मतदान कम हुआ, जबकि इछावर में से मंत्री हैं वहां पर करण सिंह वर्मा। ये तमाम जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ये क्या संकेत देती है मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के उन नेताओं के लिए जो मंत्रिमंडल में बड़े चेहरे के तौर पर शामिल किए गए और अपने ही इलाके के, अपने ही लोकसभा क्षेत्र के, अपने ही जिले के लोगों को घर से नहीं निकाल पाए?
ये बात सही है कि जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी इन लोगों को दी थी, उसमें यदि अपन बात करें विदिशा की, तो विदिशा में तो खुद शिवराज सिंह जो सबसे पॉपुलर, जिसको सबसे लोकप्रिय नेता है मध्य प्रदेश के, वो लड़ रहे थे, लेकिन वहां पर भी वोटिंग के प्रति निराशा या नीरसता दिखी। इंदौर की बात तो मालूम ही है कि इंदौर में तो कांग्रेस कैंडिडेट का ही, जिसको कहते हैं, किडनैपिंग हो गया और उसको भाजपा में जमा कर लिया, तो लोगों की इच्छा नहीं रही। तो मुझे ऐसा लगता है मनोज जी कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिनको ये जो कांग्रेस से लगातार लोगों को भाजपा में शामिल करने का जो बात चल रही है, जो लगातार लोगों को ले लेके आ रहे हैं, चाहे सुरेश पचौरी हो या छोटा सा कार्यकर्ता हो, सिटिंग एमएलए हो या रावत हो, इस तरीके के पूरे मध्य प्रदेश में जिन लोगों को भाजपा में जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है, इससे दो चीजें हो रही है। एक, पुराने कार्यकर्ता जो लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस के रूप में जानते थे और उसके लिए काम करते थे किसी बिना अपेक्षा के, वो लोग दुखी हैं। और जो युवा वर्ग है, जो ऊपर अपनी राजनीति 10-15 साल की करने के बाद वो देखता है कि उसको संगठन में या शासन में काम करने का मौका मिलेगा, उसको लग रहा है कि लोग बाहर से आ रहे हैं। और अब आप देखिए, सुरेश पचौरी जी को आते ही स्टार कैंपेनर बना दिया। सुरेश पचौरी कभी जीवन में एक चुनाव नहीं जीत पाए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्टार कैंपेनर बना दिया। तो ऐसी स्थिति है। तो कुछ भाजपा के नेताओं ने मुझसे निजी रूप से बातचीत करके बताया कि वो भी इस बातों से खिन्न है कि ये क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, हर आदमी बाहर से आ रहा है और हमारी पार्टी में मिलता जा रहा है। तो जो पुरानी पार्टी थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 8 करोड़ 10 करोड़ मेंबर्स है, तो उसको कांग्रेस के लोगों को ऐसा चारों तरफ से घेराबंदी करके भाजपा में मिलाने का क्या उद्देश्य है, समझ नहीं आ रहा है। क्या भाजपा अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रही थी? तो ये भी एक बात धीरे धीरे लोगों के मन में घर कर गई। और वो भाजपा के लोग भी, बहुत सारे लोग घर पे बैठ गए, जिन लोगों ने उत्साह के साथ में 2019 में वोटिंग किया था। उन्होंने कहा तो भारतीय जनता पार्टी है, जीत ही रही है, 400 सीटें मिल रही है, तो अब हमको क्या मतलब है जब कांग्रेस के इतने सारे जो नेता और वर्कर्स आ रहे हैं। तो ये भी एक बात जिसको कहते हैं कि सब ग्राउंड लेवल पर लोगों के मन में घर कर गई है। एक बड़ा विषय है अभिलाष जी, एक बड़ा विषय है, क्योंकि आप भी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। केंद्र में अब तक कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी, लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में तो लंबे समय से बीजेपी की सरकार है। हम भी जानते हैं और आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब भी भ्रष्टाचार चरम पर था। पटवारी से लेकर और मुख्य सचिव तक क्या स्थिति थी वो सबने देखा, लेकिन बावजूद ईडी वहां पर दिखाई नहीं दी, बावजूद सीबीआई वहां पर दिखाई नहीं दी। कई ऐसे मामले हैं, चाहे वो फूड से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो व्यापम से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो ई टेंडरिंग से जुड़ा हुआ हो, कई ऐसे मामले हैं जहां पर ईडी दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। और जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां ईडी तुरंत पहुंच जाती है। अब जैसे अभी ताजा मामला है कि अरविंद केजरीवाल के मामले पर अगर स्वाति मालीवाल ने पहले पीसीआर में कॉल की, उसके बाद उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं दी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंच गया और राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब सो मोटो नोटिस इश्यू कर दिया और उनको तलब कर लिया, वैभव कुमार को। लेकिन कर्नाटक, यही स्थिति संदेश खाली में रही। संदेश खाली में सो मोटो आपने ले लिया और सम्मन भेज दिया, आप जांच करने चले गए। कर्नाटक में नहीं गए, जबकि कर्नाटक में न जाने कितनी ऐसी पेन ड्राइव घूम रही हैं, अश्लील सीडियां घूम रही हैं, जिसमें कि तमाम महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, दुराचार किया गया। तो ये चीजें भी क्या जनता देख रही है, क्या इसका भी असर पड़ रहा है? मैंने भी हाल ही में लिखा है मनोज जी कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली को लेके बहुत हंगामा मचा रही है और दूसरी तरफ अपने दबंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या हमारे जिसको कहते हैं सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को लगातार प्रोटेक्ट कर रही है। अब दिल्ली के एक छोटे कोर्ट ने जब चार्जेस फ्रेम कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी को चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं है। मुझे आश्चर्य लगता है कि यदि उत्तर प्रदेश के एक सांसद कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष के नाते इस तरीके से आरोप भी उनके ऊपर लगातार लग रहे हैं, ओलंपियंस धरने पे बैठ रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपा का जो कोर ग्रुप है ये क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन ले सकता था? उनको कह देते कि रिजाइन करे वो कुश्ती फेडरेशन से और सांसद, और कुछ ही दिनों बाद चुनाव हो रहे, लड़ ले दिया आपस में।
तो आज उनसे डर के मारे उनके बेटे को टिकट दे दिया वहां पर। उनका दूसरा बेटा ऑलरेडी एमएलए है वहां से। और ऐसी स्थिति में हम डायनेस्टी की बात करते हैं और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, संदेश खाली की तरफ जाते हैं, जहां से ऑलरेडी पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कुछ रोल प्ले किया था। लेकिन जहां पर ब्रजभूषण सिंह को जो पनिशमेंट देना थी, जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी, एक नड्डा साहब कहते तो 1 मिनट में काम हो जाता। आपको याद होगा मनोज जी कि जब केंद्र में मंत्री थे एमजे अकबर, उनको मी टू के ऊपर उनके ऊपर आरोप लगे तो अजीत डोभाल साहब उनके घर पे गए और उससे रेजिग्नेशन लेकर उनका मामला वो किया। जी जी। तो क्या लोगों को ऐसा लगता है कि एमजे अकबर मुस्लिम थे तो उनसे रेजिग्नेशन ले लिया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर ओलंपियन खिलाड़ी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रही है, लेकिन उस पर खरोच भी नहीं आई। तो ये बातें भी लोगों के नजर पे है। जैसे आपने स्वाति मालीवाल की बात करी, तो ईडी की बात करी कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से आप कोई भी एक अखबार देख ले, सारे भरे हुए हैं करप्शन से। अलग अलग तरीके के करप्शन चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, पर न तो पुलिस एक्शन लेती है न सीबीआई लेती है। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का वो दिया है, वो अलग बात है, लेकिन ईडी या सीबीआई को मध्य प्रदेश में क्यों नहीं देखना चाहिए? ये लोगों के मन में प्रश्न है ये। और आप अजीत पवार जैसे को 70,000 करोड़ का सिंचाई का घोटाला, 25,000 करोड़ का दूसरा घोटाला, उसको आप अपने साथ में ले रहे हो, और 100 करोड़ का घोटाला जो प्रूव नहीं हुआ उसमें आप एक मुख्यमंत्री को जेल में भेज रहे हो। तो ये लोगों को दिख रहा है सामने सब। ये तमाम सारी चीजें सामने दे रही हैं। एक सवाल, अंतिम सवाल, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। 2024 के परिणाम में अगर बीजेपी अच्छे सीटों के साथ चुनाव जीत गई तो क्या होगा, और अगर बीजेपी कमतर रही, ये तो सब कह रहे हैं कि सरकार बना सकती है, अब वो कैसे भी बनाए वो इंतजार करना पड़ेगा, सीटों के ऊपर निर्भर करता है। और अगर कहीं कमतर सीट रही और नहीं बना पाई, या कहीं गठबंधन के साथियों को ज्यादा तलाशना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश को, देश को कहां देख रहे हैं? नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में आज भी ऐसा लगता है कि 3 से 4 सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना है। और कितनी भी खराब परिस्थिति रहे, लेकिन ऐसा कोई नहीं कह रहा है पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में जाके आया हूं मैं, कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाएगी या एनडीए सरकार नहीं बनाएगा, ऐसी परिस्थिति नहीं है। अब प्रश्न यह है कि 400 की सीट तो शायद नहीं आ रही है, अब 303 से कितनी नीचे सीटें आ रही है, या 303 से क्या ऊपर जा रही है क्या, यह देखना पड़ेगा। क्योंकि हमने अभी इस वोटिंग में जिस तरीके से परसेंटेज नीचे गिरा है, उससे भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान हुआ है, ये तो काफी लोग बोल रहे हैं। तो अब सीटें कितनी आएगी इसके बारे में आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, तो मैं बता नहीं सकता अभी कितनी सीटें आ रही है, लेकिन 303 की सीट की वो संख्या वापस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से भी सारी 29 सीटें मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, इस पर भी संशय, जिसको शंका है लोगों को अभी। बिल्कुल, तमाम सारी चीजों के बीच लोग कह रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र में बहुत सीटें कम हो रही हैं, कर्नाटक में सीटें कम हो रही हैं, कुछ हरियाणा में कम हो रही है, कुछ उत्तर प्रदेश में कम हो रही हैं, कुछ दिल्ली में कम हो रही हैं। इसके साथ साथ अगर प्लस कहीं हो रही हैं तो वो आंध्र प्रदेश में हो रही हैं, वो उड़ीसा में हो रही हैं, और बंगाल में भी कुछ सीटें बनती है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात जो आपने कही कि 303 का आंकड़ा, क्या बीजेपी यहां पहुंच रही है या इससे कम रह रही है? लेकिन 400 का जो आंकड़ा है उस तक तो बात नहीं पहुंच पा रही, लेकिन 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उसी के बाद चीजों को समझा जाएगा और उसके बाद मंथन भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में, आप मेरे साथ रहे। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।